یہ ہے ابو धाबी यूएई का कैपिटल और दुनिया का सबसे पावरफुल और अमीर शहर। नॉर्मली जब भी यूएई का नाम आता है तो लोगों के माइंड में दुबई का ख्याल आता है, वही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, लैविश होटल्स और लग्जरियस रिजॉर्ट्स। अबू धाबी को मोस्टली लोग इतिहाद एयरलाइंस की वजह से जानते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दो लोगों की तस्वीरें हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि ज्यादातर लोग राइट साइड वाले आदमी को अच्छी तरह जानते हैं। ये मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं, दुबई के रूलर। लेकिन आपको शायद ये जानकर बहुत हैरत होगी कि ये लेफ्ट साइड वाला आदमी शेख राशिद से कई ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल है। इतना पावरफुल कि 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश होने वाली एक रिपोर्ट में इन्हें पूरे अरब वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पॉलिटिकल लीडर डिक्लेयर किया गया। इवन कि सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से भी कई ज्यादा पावरफुल। इस पूरे पर्शियन गल्फ में जो कुछ भी हो रहा है, यूएई आज जिधर भी खड़ा है, दुबई की ये शानो शौकत और रौनक, इस सब में एक इंसान का हाथ है। ये हैं शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, अबू धाबी के रूलर, यूएई के प्रेसिडेंट और गल्फ के सबसे पावरफुल और अमीर पॉलिटिकल लीडर। शेख मोहम्मद बिन जैद असल में हैं कौन, ये इतने पावरफुल कैसे हुए और वो क्या चीज है जिसने अबू धाबी को इतना पावरफुल बना दिया है कि चाहे वेस्टर्न सुपर पावर्स हो, अरब वर्ल्ड हो, एशियन कंट्रीज हो या इवन चाइना, हर कोई अबू धाबी से बना कर रखना चाहता है। आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। सच ये है कि इस वीडियो में अबू धाबी की हिस्ट्री की बात करें तो 18वीं सदी से पहले यहाँ पर किसी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के कोई साइंस नहीं मिलते। हाँ, पर अबू धाबी के आसपास का ये सारा रीजन बहुत इम्पोर्टेंट था और यहाँ पर हजारों साल से छोटे छोटे कबीले आबाद थे। उस वक्त इस सारे रीजन में सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा ट्राइब था बनी यास। बनी यास के अंदर 20 छोटे छोटे और ट्राइब्स थे जिन्हें डिफरेंट फैमिलीज रूल करती थी। इन्हीं में से एक था अल फलासी ट्राइब। ये वही ट्राइब है जिससे अल नहयान और अल मखतूम फैमिली बिलोंग करती हैं। खैर 1761 में अल फलासी ट्राइब के कुछ लोग ताज़ा पानी की तलाश में इधर आए और फिर इधर पर्शियन गल्फ की कोस्ट लाइन पर सेटल हो गए। इसी एरिया को आज अबू धाबी कहते हैं। उस वक्त इनकी सारी इकोनॉमी पर्ल डाइविंग मतलब समंदर से मोती ढूंढ कर लाने और फिशिंग पे चलती थी। ये लोग समंदर में गोते लगाते और मोती ढूंढ कर लाते और फिर यहाँ से ये मोती ईरान और इंडिया की मार्केट्स में भेजे जाते। मुंबई उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पर्ल मार्केट थी जहाँ पर ये सारे मोती पॉलिश करके यूरोप और टर्की में भेजे जाते थे। बस इसी से इन लोगों का गुजर बसर हो रहा था और हालात ओवरऑल अच्छे खासे खराब थे। रेगिस्तान में कुछ उगता तो था नहीं और सिवाय मछली और खजूर के और कुछ खाने पीने को भी नहीं था। इसीलिए कितने 100 सालों तक अबू धाबी की पॉपुलेशन बहुत ही कम रही। इवन 20th सेंचुरी के स्टार्ट में पूरे अबू धाबी की आबादी सिर्फ 6000 थी। उसी जमाने में अबू धाबी को एक और धचका लगा जब जापान ने हाई क्वालिटी के पॉलिश्ड आर्टिफिशियल पर्ल्स बनाने शुरू कर दिए और नतीजतन अबू धाबी की पर्ल इंडस्ट्री की डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई और फिर रही सही कसर 1929 के ग्रेट डिप्रेशन ने पूरी कर दी। हालात बहुत खराब हो चुके थे, हर तरफ गरीबी और भूख के डेरे थे और ये हालात सिर्फ अबू धाबी के ही नहीं बल्कि दुबई, शारजाह, अजमान और इवन सऊदी अरेबिया के हालात भी इससे कुछ डिफरेंट नहीं थे। फिर 1938 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब सऊदी अरब में ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हो गए और फिर सारी वेस्टर्न वर्ल्ड का फोकस सऊदी अरब की तरफ हो गया। उस वक्त अबू धाबी के रूलर शख्बुत बिन सुल्तान अल नहयान थे। सऊदी अरब में ऑयल की डिस्कवरी को देखते हुए उन्होंने वेस्टर्न कंपनीज को फुल परमिशन दे दी कि वो अबू धाबी में भी ऑयल के रिजर्व्स की खोज लगाएं। मगर अगले ही साल वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई और ये एक्सप्लोरेशन का काम रुक गया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद दुनिया तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ना शुरू हुई और इसीलिए तेल की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसीलिए वेस्टर्न कंपनीज ने एक बार फिर अबू धाबी में तेल की खोज का काम तेज कर दिया और फिर 1958 में अबू धाबी में ऑयल के रिजर्व्स डिस्कवर हो गए। लेकिन इस डिस्कवरी के बाद भी अबू धाबी के हालात नहीं बदले क्योंकि शेख शख्बुत तेल से मिलने वाले पैसों को लेकर कुछ ज्यादा ही केयरफुल थे। उनको ये लगता था कि ये ऑयल रिजर्व्स बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में हैं और अबू धाबी को बहुत सालों बाद ये रिजर्व्स मिले हैं, तो अगर ये एक्सप्लोरेशन इसी तेजी के साथ जारी रखी गई तो कहीं ये रिजर्व्स
खत्म ना हो जाए। उन्हें शायद उस वक्त इस चीज का अंदाजा नहीं था कि अबू धाबी के पास दुनिया के छठे सबसे बड़े ऑयल के रिजर्व्स हैं। शेख शखबुत ने ब्रिटिश कंपनीज को मजीद तेल एक्सप्लोर करने से रोक दिया और इसके नतीजे में अल नहयान फैमिली के बाकी मेंबर्स में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। एक तरफ सऊदी अरब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल अब एक्सपोर्ट कर रहा था और इधर इतने बड़े रिजर्व्स होने के बावजूद अबू धाबी के हालात सिर्फ इतने ही बदले थे कि कुछ सड़कें और फुटपाथ पक्के बन गए थे। लेकिन फिर 1966 में शेख ज़ैद बिन सुल्तान ने एक मिलिट्री कू के जरिए अपने भाई को रिप्लेस कर दिया और अबू धाबी के रूलर बन गए। और यही था गल्फ का टर्निंग पॉइंट। यही वो शख्स है जिसने गल्फ को आज इस मकाम तक पहुंचाया और इसीलिए इन्हें वालिद अल उम्मा मतलब फादर ऑफ नेशंस कहा जाता है। शेख ज़ैद अपने भाई से टोटली डिफरेंट थे। वो इस तेल की डिस्कवरी को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे। उन्हें लगता था कि ये डिस्कवरी इस पूरे गल्फ रीजन की तकदीर बदल सकती है। शेख ज़ैद एक बहुत ब्रॉड विजन के मालिक थे। उन्हें इस चीज का अच्छी तरह अंदाजा था कि अगर इस सारे रीजन को आगे बढ़ना है तो इन सारे सिटीज को यूनाइटेड होकर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता था कि अबू धाबी तेल का पैसा एंजॉय करे और उसके पड़ोसी गरीबी और भूख में रहें, क्योंकि अबू धाबी जितना तेल इस पूरे रीजन में किसी के पास नहीं था। और ये वही टाइम था जब ब्रिटिश एम्पायर भी ये फैसला कर चुकी थी कि अब वो मजीद इन सारे कंट्रीज को रूल नहीं कर सकती। और फिर दिसंबर 1971 में ब्रिटेन इस रीजन से चला गया और शेख ज़ैद की लीडरशिप में 6 स्टेट्स के मिलाप से एक नया कंट्री वजूद में आया जिसे आज हम UAE के नाम से जानते हैं। इन 6 स्टेट्स में अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उम्मुल कुवैन और फुजैरा शामिल थे। और फिर एक साल बाद ही 1972 में रास अल खैमा भी UAE का पार्ट बन गया। अबू धाबी इस नए कंट्री का कैपिटल बन गया और शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान UAE के पहले प्रेसिडेंट बन गए। शेख ज़ैद ने सबसे पहले बेसिक नेसेसिटीज पर पैसा खर्चना शुरू किया। रोड नेटवर्क्स की कंस्ट्रक्शन शुरू की गई जो अबू धाबी को आसपास के विलेजेस से कनेक्ट करने वाली थी। बिजली पैदा करने वाले प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। अबू धाबी के नॉर्थ में कोस्ट लाइन के साथ समुद्री तूफान से बचने के लिए एक दीवार बनाई गई। इसके बाद शेख ज़ैद ने अपना सारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर कर दिया। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पुलिस, आर्मी, जो भी बेसिक डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, उन सब को स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट और ट्रेनिंग दी गई। अब क्योंकि दुबई के पास ऑयल के बहुत ज्यादा रिजर्व्स नहीं थे तो शेख ज़ैद ने दुबई के रूलर अल मक्तूम बिन राशिद को ये मशवरा दिया कि वो दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और 2 चीजों के जरिए दुबई की तकदीर बदलें। एक दुबई का सी पोर्ट और दूसरा टूरिज्म। अबू धाबी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए दुबई को अच्छी खासी फंडिंग दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता दुबई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मशहूर होना शुरू हो गया। और यही वो टाइम था जब एक और पर्सनैलिटी भी इस सारी ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से देख रही थी। ये थे मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, शेख ज़ैद बिन सुल्तान के तीसरे बेटे जो आगे चलकर UAE के प्रेसिडेंट बने। मोहम्मद बिन ज़ैद उस वक्त 10-11 साल के थे मगर वो बहुत ध्यान से अपने फादर और उनकी पॉलिसीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो देख रहे थे कि कैसे तेल का पैसा आने के बावजूद शेख ज़ैद बहुत केयरफुल प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल डिस्कवरी के कुछ ही अरसे बाद उन्होंने एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया जिसका काम ही ये था कि वो ऑयल से आने वाले एक्स्ट्रा पैसे को डिफरेंट चीजों में इन्वेस्ट करे। इसके पीछे विजन ये था कि फ्यूचर में अगर तेल कम भी हो जाए तो अबू धाबी के पास इतनी इनकम स्ट्रीम्स हो कि उसे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो। आज की डेट में अबू धाबी के इन्वेस्टमेंट फंड में 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं। इनमें से 900 बिलियन डॉलर्स सिर्फ अबू धाबी के सिटीजन्स के लिए हैं। मतलब अगर हम 900 बिलियन डॉलर्स को 3 लाख से डिवाइड करें तो अबू धाबी के हर लोकल के हिस्से में 3 मिलियन डॉलर्स आते हैं। इस हिसाब से अबू धाबी के लोकल्स दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं और ये अमीरी इसलिए है कि शेख ज़ैद की गाइडेंस में इस फंड ने ऑयल से आने वाले एक्स्ट्रा पैसे को रियल एस्टेट से लेकर इक्विटी फंड्स, होटल्स, एयरपोर्ट्स, फैक्ट्रीज और इवन बैंक्स में भी इन्वेस्ट किया। और इसीलिए जब भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो अबू धाबी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और इसी की एग्जांपल है कि 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया और दुबई की इकोनॉमी क्लैप्स कर गई तो अबू धाबी ने ही 10 बिलियन डॉलर्स का लोन देकर दुबई को बेल आउट किया और इसी के बदले में दुबई की इस मशहूर ऊंची बिल्डिंग का नाम बुर्ज दुबई से चेंज करके अबू धाबी के रूलर के नाम पर बुर्ज खलीफा किया गया। आज भी दुबई का डेट
बजट करीबन 90 बिलियन डॉलर्स है, जिसमें से 20 बिलियन डॉलर्स तो सिर्फ अबू धाबी से लिया हुआ लोन है जो दुबई ने अभी तक वापस नहीं किया। तो ये थी अबू धाबी की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। अभी तो दो और चीजें हैं जिनकी वजह से अबू धाबी पूरे गल्फ पर बाजी ले गया है। मोहम्मद बिन जैद की जिंदगी का एक बड़ा पोर्शन मिलिट्री में गुजरा है। सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने अमीराती एयरफोर्स ज्वाइन की और फिर 1991 में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक किया तो इराक के खिलाफ सारी मिलिट्री स्ट्रगल को उन्होंने ही लीड किया। शायद इसी आर्मी बैकग्राउंड की वजह से मोहम्मद बिन जैद को ये जुनून हुआ कि वो अमीराती आर्मी को अरब वर्ल्ड की सबसे पावरफुल आर्मी बनाए। बहुत कम लोग शायद ये जानते हैं कि यूएई को वेस्ट में लिटिल स्पार्टा भी कहा जाता है और इसकी वजह यह है कि यूएई के पास अरब वर्ल्ड की सबसे वेल ट्रेन्ड और वेल इक्विप्ड 60,000 फौजियों की आर्मी है। एमिरेट्स का एनुअल मिलिट्री बजट 20 बिलियन डॉलर्स है और अभी रिसेंटली यूएई ने अमेरिका से THAAD यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी खरीदा है जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स में से एक है। ये वही मिसाइल सिस्टम है जो अमेरिका ने साउथ कोरिया में लगाया था और इसकी वजह से उसके और चाइना के बीच अच्छी खासी टेंशन भी हो गई थी। यूएई सऊदी अरब के बाद अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है और सिर्फ यही नहीं बल्कि यूएई की आर्मी 2003 के बाद से बहुत एक्टिवली डिफरेंट कंट्रीज जैसे कि सोमालिया, यमन, इजिप्ट और इवन लिबिया में ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रही है। इसके अलावा यूएई में सारे मेडिकली फिट अमीराती मर्दों के लिए नेशनल मिलिट्री सर्विस ट्रेनिंग लेना मस्ट है और सिर्फ आर्मी ही नहीं बल्कि यूएई की पुलिस भी दुनिया की सबसे वेल इक्विप्ड और ट्रेंड पुलिस फोर्स है। अभी 2003 में अबू धाबी को दुनिया का सबसे सेफेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है और इसी सिक्योरिटी की वजह से आज यूएई दुनिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल, कमर्शियल, टूरिस्ट और लॉजिस्टिक सेंटर बन चुका है और इसका सारा क्रेडिट अबू धाबी की लीडरशिप को जाता है जिन्होंने जबरदस्त प्लानिंग के थ्रू ऐसा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है कि आज हर बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर आपको दुबई या अबू धाबी में मिलेगा। यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल चीज ये भी है कि मोहम्मद बिन जैद अरब वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के बहुत खिलाफ हैं। उनके मुताबिक अरब कंट्रीज डेमोक्रेसी के लिए रेडी ही नहीं है और अगर डेमोक्रेसी को मौका दिया गया तो कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इलेक्शन जीतकर यूएई की सारी प्रोग्रेस तबाह कर देगा और यही वजह है कि मोहम्मद बिन जैद एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के जरिए सबको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इसी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और इकोनॉमी की वजह से आज अबू धाबी, यूएई और इवन पूरे गल्फ की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी कंट्रोल कर रहा है और इन्हीं दो चीजों की वजह से मोहम्मद बिन जैद आज डिफरेंट कंट्रीज के साथ जबरदस्त डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स भी बिल्ड कर रहे हैं। इंडिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया, चाइना, रशिया, हर कंट्री की टॉप लीडरशिप मोहम्मद बिन जैद की लीडरशिप में यूएई के साथ प्लान्स साइन कर रही है क्योंकि इतने पैसे और पावर के साथ वो पर्शियन गल्फ में सारी बड़ी सुपर पावर्स के लिए एक हॉट फेवरेट लीडर हैं। तपते हुए रेगिस्तानों में, गरीबी और भूख के गहरे बादलों में जिस तरह दुबई और अबू धाबी को खड़ा किया गया है वो अपनी मिसाल आप है। पैशन, कमिटमेंट और अपने लोगों से वफादारी वो चीज है जो रेगिस्तान को भी गुलिस्तान बना देती है। क्या मोहम्मद बिन जैद और राशिद बिन मखदूम के बाद आने वाले भी इसी लगन से अपने लोगों के लिए काम करेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।